वेलकम माय डियर रॉकेट्स। दोस्तों, आज की मूवी एक ऐसी चोरी के बारे में है जो जमीन पर नहीं बल्कि हवा में एक प्लेन पर होती है, वो भी इंटरपोल ऑफिसर्स की मदद से। ये एक हाइस्ट मूवी है, इसलिए इसमें हमें मनी हाइस्ट की टोक्यो में नजर आएगी और मनी हाइस्ट का नाम आ गया तो मैं भी अपनी टोन जरा चेंज करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस बेहतरीन मूवी को। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक ऑक्शन जिसमें एक चोरी को अंजाम देने के लिए साइरस नाम का एक नामी चोर भी आया हुआ था। ये ऑक्शन हो रहा था वेनिस में, जिसमें कई पैसे वाले लोग शामिल हुए थे। इस ऑक्शन पर कैमरों की मदद से पुलिस ने भी नजर गड़ाई हुई थी। यहाँ पर हम इंटरपोल ऑफिसर एबी को देखते हैं, जो कि इस ऑक्शन में साइरस को देख उस पर नजर बनाए रखने को कहती है। असल में एक बार एबी जब साइरस को पकड़ने गई थी, तब साइरस उसे चकमा देकर भाग गया था। यहाँ में ये भी पता चलता है कि इस ऑक्शन की लाइव स्ट्रीमिंग लंदन में की जा रही है। यानी समझ रहे हो, वेनिस के साथ लंदन से भी कई लोग इस ऑक्शन में शामिल हुए थे। अब पहले एक पेंटिंग की बोली लगना शुरू होती है, जिसे साइरस आखिर में 2 करोड़ में खरीद लेता है। यहाँ साइरस मैग्नस नाम के एक बंदे की तरफ देखता है, जो कि साइरस की टीम में था। दरअसल इस पेंटिंग को पहले ही मैग्नस ने चुराकर ब्लैक मार्केट में से सेम उसी दाम पर बेच दिया था जिस प्राइस पर साइरस ने यहाँ पर खरीदा है। इसके बाद अगला आइटम एक तरह का टैग था, जो कि असल में एनेट नाम के एक आदमी ने डिजाइन किया था। ये एक तरह का मास्क था जिसमें करीब 482 छोटे छोटे कैमरे लगे हुए थे, जो कि लाइव मोशन को कैद करके डिजिटल आर्ट तैयार कर देता था। इसे हम एनएफटी भी कहते हैं। अब एनेट के इस प्रोडक्ट की बोली लगना चालू होती है और इस बार ज्यादा बोली लगाकर साइरस इस चीज को भी खरीद लेता है। इतना होते ही साइरस कोड वर्ड में लिफ्ट बोलता है और उसके इतना बोलते ही एक लड़की किसी तरह का एक बटन दबाती है और वहां की लाइट चली जाती है। साथ ही एक धमाका होता है जिससे वहां भगदड़ मचाती है। दोस्तों, इस मूवी में लिफ्ट शब्द का जब भी इस्तेमाल होता है तो समझ लो चोरी का काम शुरू। अब इस चीज का फायदा उठाकर साइरस एनेट से कहता है कि आप मेरे साथ प्राइवेट यॉट में चलो, वहां मैं आपको पेमेंट करके इसे ले लूंगा। एनेट उसकी बात मानकर साइरस के साथ चल देता है। अब ये देखकर एबी समझ जाती है कि साइरस का कुछ तो प्लान है। अब एबी के कहने पर सभी साइरस के पीछे लग जाते हैं, जिस दौरान स्पीड बोट में साइरस और उसके साथी यहाँ से पुलिस को चकमा देकर निकल जाते हैं। असल में साइरस की हैकर दोस्त मिजुन ने पानी के बीचों बीच एक बैरियर को खड़ा करके पुलिस को रोक लिया था और इस तरह साइरस और उसकी टीम एनेट के साथ अपने यॉट पर निकल जाते हैं। यहाँ में अब साइरस की टीम दिखाई जाती है। इसमें शामिल थे खुद मास्टरमाइंड साइरस, हैकर मिजुन, पायलट कैमेलिया, दुनिया की किसी भी तिजोरी को तोड़ने में माहिर मैग्नस, इंजीनियर लूक और डेंटन शामिल थे। वो मिजन ही थी जिसकी वजह से ऑक्शन में भगदड़ मची थी। यहाँ साइरस एनेट के अकाउंट में 2 करोड़ ट्रांसफर करता है और फिर ये लोग खूब पार्टी करते हैं। इधर एबी अब इन लोगों को तो पकड़ नहीं पाती, लेकिन उसने डेंटन को पकड़ लिया था। वो डेंटन से साइरस के बारे में पूछती है, जिसे डेंटन पहले तो कुछ नहीं बताता, मगर फिर जब एबी उससे कहती है कि जो पहली पेंटिंग साइरस ने चोरी की थी उसका इल्जाम मैं तुम पर डालकर तुम्हें पूरी जिंदगी के अंदर कर दूंगा, तब इस पर डेंटन कहता है कि साइरस को पकड़ने के लिए हमें लंदन जाना होगा। दूसरी ओर जब एनेट उठता है तो वो न्यूज देखता है कि उसमें बताया जा रहा है एनेट को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है। अब इस बारे में एनेट साइरस से पूछता है तो वो कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि हमने तुम्हें किडनैप किया है? ऐसा नहीं है, बल्कि ये हमारी प्लानिंग का हिस्सा था। तुम जानते हो, जब मोनालिसा की पेंटिंग को चोरी किया गया था उसकी कीमतें रातों रात आसमान छूने लगी थी। यही चीज तुम्हारी साठ के साथ होगी। इस वक्त ब्लैक मार्केट में इसकी कीमत करीब 8 करोड़ हो चुकी है, जिसे हम आपस में बांट लेंगे। एनेट ये सुनते ही साइरस के साथ हाथ मिला देता है। इधर लंदन में अभी इंटरपोल ऑफिसर हॉक्सली के बुलाने पर आती है, जो उसे लारेस नाम के एक माफिया के बारे में बताता है, जिसने पिछले महीने पहले एक शहर को डुबाकर स्टॉक मार्केट में उथल पुथल कर दी थी और फिर इससे उसने काफी पैसे बनाए थे। इसमें लेरस के साथ लेविथन दे रही थी, जो कि शहर को डुबाने का काम पैसों के बदले में करती है। इस बार बारी थी वेनिस शहर की। लेविथन इस बार लेरस से ढेर सारे सोने के बदले ये काम करने वाली थी, जिसमें उसका और लेरस दोनों का ही फायदा था, क्योंकि पिछली बार की तरह लेरस स्टॉक मार्केट से इस बार भी अच्छे पैसे छापना चाहता है। अब हॉक्सली कहता है कि मेरा एक खबरी है जो लेरस के आदमियों में शामिल है, उसकी मदद से मुझे पता चल जाएगा कि लेरस के लोग सोना कहां से कहां तक लेविथन को डिलीवर करने के लिए लेकर जाएंगे। पर अब पुलिस भी लेरस के उस सोने को पकड़ना चाहती है, मगर चोरी कैसे करनी है ये तो एक चोर ही बता सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग साइरस को इस सोने की चोरी करने के लिए राजी करो। तुम दोनों के बीच पुराना रिश्ता रह चुका है, तो तुम्हारी बात वो जरूर मानेगा। अब एबी साफ इनकार कर देती है और कहती है कि साइरस इतना बेवकूफ नहीं है कि वो लेरस जैसे माफिया का सोना चुराकर उससे दुश्मनी मोल लेगा। लेरस कितना खतरनाक है ये सभी जानते हैं। अब यहाँ हॉक्सली एबी से ये कहता है कि अगर इस बार हमने लेरस को नहीं पकड़ा तो वो कई लोगों की जान सिर्फ अपने फायदे के लिए शहर में बाढ़ लाकर ले लेगा। ये सुनकर एबी राजी हो जाती है इस काम को करने के लिए। फिर क्या था, वो डेंटन की मदद से साइरस से मिलती है। यहाँ में इन दोनों की बातों से पता चलता है कि एक बार जब साइरस किसी चीज को चोरी करने के मिशन पर था, उस वक्त एबी उसे रंगे हाथों पकड़ने के मिशन पर थी। तब वो साइरस से दूसरी पहचान बनाकर उससे मिली थी। इस दौरान इन दोनों की रिलेशनशिप करीब 7 दिनों तक चली
चली और साइरस एबी को चकमा देने के साथ साथ चोरी करके निकल गया था। तब से एबी उसे पकड़ना चाहती थी। फिलहाल अभी एबी साइरस को अपने आने का असली मकसद बताती है, जिस पर साइरस तैयार हो जाता है और उसे डर था कि लैरिस बहुत खतरनाक आदमी है। साथ ही अगर ऐन वक्त पर इंटरपोल ने भी अपने कदम वापस ले लिए तो मुश्किल हो जाएगी। यहाँ साइरस की शर्त ये थी कि एबी भी इस चोरी में उसकी टीम को ज्वाइन करे, पर वो इनकार कर देती है और साइरस उसे 24 घंटे का वक्त देता है सोचने के लिए, जो कि काफी सोचने के बाद अगले दिन इनके साथ उस चोरी में शामिल होने के लिए मान जाती है। अब यहाँ से शुरू होता है इनका असली प्लान। एबी बताती है कि सोने को पहले एक ट्रक में लोड किया जाएगा और फिर उसे लंदन में एक प्लेन में लोड किया जाएगा। इस प्लेन से सोना पहुंचेगा ज्यूरिक, जहां से अनलोड करके सोने को लैरिस की प्रॉपर्टी पर उसके और लेविथन के पास पहुंचा दिया जाएगा। अब यहाँ खतरा यह था कि इन्हें सोने को गोडाउन से प्लेन में शिफ्ट करने तक ही उस सोने को चुराना था। अब इतने कम टाइम में इतने सारे सोने को चुरा पाना तो नामुमकिन लग रहा था। अब इस पर साइरस कहता है कि हम इस चोरी को प्लेन में अंजाम देंगे, जिसके लिए हमें उसी प्लेन की तरह दिखने वाला एक दूसरा प्लेन चाहिए होगा। ये सुनकर मिजुन चेक करती है तो पता चल जाता है कि जिस प्लेन की साइरस मांग कर रहा है उससे मिलता जुलता एक प्राइवेट प्लेन मौजूद है। फिर ये लोग उस प्लेन के मालिक से मिलने जाते हैं, जो कि इस काम के लिए अपना प्लेन देने से मना कर देता है। इस पर एबी उस आदमी को धमकाती है कि मैं इंटरपोल से हूँ, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारे इस प्लेन की वजह से तुम्हें अरेस्ट करके अंदर कर सकती हूँ, क्योंकि तुमने इसमें जिस तरह की चीजें लगाई हैं वो यहाँ पर गैर कानूनी है। असल में इस प्लेन में एक बड़ी सी एलईडी लाइट स्क्रीन होती है और इसमें काफी अलग अलग फीचर भी मौजूद थे। एबी की धमकी से वो डरकर प्लेन उसके हवाले कर देता है। फिर ये लोग प्लेन में कुछ ऐसे बदलाव करते हैं जिससे ये रडार की नजरों से बच पाए। अगला काम था मिजुन का। उसे ऐसी डिवाइस बनानी थी जिससे इन दोनों प्लेन्स के जीपीएस एक हो जाए, ताकि एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में दूसरी वाली प्लेन दिखे ही ना। यहाँ पर एक समस्या थी। मिजुन बताती है कि मैं ऐसा डिवाइस तो बना लूंगी, लेकिन जब तक दोनों प्लेन के जीपीएस कनेक्ट होकर एक होंगे उन चंद लम्हों के दौरान तो प्लेन दिखाई देगा। हमें इसके लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में एक आदमी की जरूरत पड़ेगी जो इस चीज को नजरअंदाज कर दे। एबी कहती है मैं एक आदमी को जानती हूँ, उसका नाम हैरी है। हैरी से एबी और साइरस मिलने जाते हैं। अब हैरी, जो कि एक विकलांग था, वो कहता है कि इस काम में तो काफी खतरा है और साथ ही चोरी भी तुम लोग लैरिस की कर रहे हो, वो तुमको छोड़ेगा नहीं। एबी की लाख कहने पर भी वो राजी नहीं होता, तो साइरस उससे कहता है कि तुम्हें इसके लिए मैं $2 लाख दूंगा। और ये सुनकर हैरी फटाक से मान जाता है। अब सब कुछ सेट था, बस इन्हें चोरी करने की देरी थी। लेकिन इससे पहले एक दिन साइरस अपने साथियों से कहता है तुम लोगों में से कोई अगर जाना चाहता है तो जा सकता है, क्योंकि अगर हम पकड़े गए तो लैरिस किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। इस पर सभी कहते हैं कि बिना किसी रिस्क के तो काम में मजा आता ही नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। और ये सुनकर साइरस कहता है कि ठीक अगले 10 दिन के अंदर सब कुछ तैयार कर लो। इस पर मैग्नस कहता है कि अभी मेरी एक समस्या है। वो बताता है कि जमीन पर मैं अपनी लेजर लाइट की मदद से कोई भी ताला या तिजोरी तोड़ सकता हूँ, मगर प्लेन के अंदर हवा में ये नामुमकिन नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त लाइट स्थिर होनी चाहिए, प्लेन तो हिलता डुलता रहेगा। साइरस उससे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक स्टेबल प्लेटफॉर्म का इंतजार करता हूँ। और फिर जल्दी मिजुन भी उस डिवाइस को बना लेती है। वो कहती है कि ये डिवाइस काफी बड़ा है और किसी बॉम्ब की तरह दिख रहा है, एयरपोर्ट में इसको ले जाना मुश्किल होगा। अब एबी कहती है कि एक काम करो, तुम उसके सभी टुकड़े अलग अलग करके सब लोगों में बांट दो, फिर इसे प्लेन के बाथरूम में पहुंचने के बाद वहां जोड़ दिया जाएगा। हाँ, ये आइडिया काफी सही था, तो मिजुन ऐसा ही करती है। फिर वो दिन भी आ जाता है जब इन्हें प्लेन पर चढ़ना था। ये लोग प्लेन पर बैठ जाते हैं, जहां हम लैरिस के कुछ लोगों को इसी प्लेन पर देखते हैं, जिसमें से 3 इकोनॉमी क्लास में और 2 बिजनेस क्लास में मौजूद थे। अभी तक ल्यूक नहीं आया था, जिसे जब साइरस कॉल करता है तो वो बताता है कि देखो मुझे सही नहीं लग रहा है, इसलिए मैं इस चोरी में शामिल नहीं हो सकता। इस प्लेन में सोना नीचे की तरफ था और इसी के साथ इनका प्लेन उड़ान भरता है, जिसके साथ उधर से कैमिला भी दूसरा वाला प्लेन उड़ाती है। वो बहुत ही अच्छी पायलट थी, तो इससे बेहतर काम कैमिला के लिए क्या ही होगा। इस दौरान मैग्नस जाकर इकोनॉमी क्लास के बाथरूम में जीपीएस डिवाइस के टुकड़ों को रख देता है। अब ल्यूक नहीं आ रहा था, तो उसकी जगह डिवाइस को जोड़कर लगाने का काम एबी अपने हाथ में लेती है। वो इकोनॉमी क्लास के बाथरूम से उन डिवाइसेस के टुकड़ों को ले जाकर बिजनेस क्लास के बाथरूम में जाकर जोड़ती है। बट जब वो उस डिवाइस को लगा रही थी तो प्लेन में झटके की वजह से वो डिवाइस नीचे गिरकर टूट जाता है। ये देखकर एबी वहां पर साइरस को बुलाती है। दोनों मिलकर फिर उस डिवाइस को वापस जोड़ने लग जाते हैं। इस दौरान लैरिस के आदमी बाथरूम को खोलने के लिए कहते हैं और इस पर एबी थोड़ा रोमांटिक आवाज से निकालती है और उन लोगों को लगता है कि अंदर काम चल रहा है। फिलहाल साइरस जल्दी से डिवाइस को जोड़ने के बाद उसे उसकी जगह ले जाकर एबी के साथ बाहर आता है। उधर कैमिला दूसरे वाले प्लेन को लेकर इस सोने वाले प्लेन के नीचे पहुंच गई थी, जिस कारण हैरी की एयर कंट्रोल सिस्टम में 2 प्लेन दिखने लग जाते हैं, जिसे उसकी एक कोवर्कर देख लेती है तो हैरी इसको ग्लिच बताता है। अब हैरी जब तक अपनी कोवर्कर को बातों में लगाया हुआ था, तब तक मिजुन अपने डिवाइस को एक्टिवेट करके दोनों प्लेन्स के जीपीएस सिस्टम को एक कर लेती है। इससे हैरी के सिस्टम में दोबारा से एक ही प्लेन शो होने लग जाता है, तो उसकी कोवर्कर इसे ग्लिच समझकर चली जाती है। जिसके बाद कैमिला अपने प्लेन को ज़ुरिक की तरफ मोड़ लेती है, क्योंकि हैरी ने पायलट से पास ही के एक एयरपोर्ट पर लैंड करने के लिए बोला था।
वो पायलट से कहता है कि आगे मौसम खराब होने की वजह से काफी ज्यादा टर्बुलेंस है। मुझे पता है मैं आपको जहाँ पर लैंड करने के लिए बोल रहा हूँ वहाँ पर लैंड करवाना खतरे में है, पर मुझे आप पर विश्वास है कि आप ये अच्छे से कर लेंगे। पायलट हैरी की बात मानकर अपना रास्ता बदल लेता है। अब इस प्लेन के दूसरे हिस्से में हम मैग्नस को देखते हैं जो कि उस लॉकर को खोल रहा था जिसमें सोना रखा हुआ था। यहाँ लैरिस के आदमियों को शक हो जाता है और वो भी कई टुकड़ों में गन लेकर यहाँ पर आए थे। वो जल्दी गन को असेंबल करके मैग्नस की तरफ जाते हैं जहाँ साइरस और एबी उन्हें रोकते हैं। यहाँ इनके बीच काफी बड़ी फाइट होती है। इसमें साइरस और एबी उन दोनों लोगों को मारने में कामयाब होते हैं, पर बाकी के जो और 3 गुंडे थे उन्होंने मैग्नस के साथ एबी और साइरस को गन पॉइंट पर ले लिया था। सोना चुराने के पहले ये लोग पकड़े गए थे। अब क्या होगा? इसी बीच पायलट प्लेन को एक बर्फ से ढकी जगह पर लैंड करवाता है जहां प्लेन को उतना नुकसान नहीं होता, पर अब वो उड़ नहीं सकता था। अब प्लेन ज़ुरिक के बजाय कहीं और उतर गया था तो लैरिस एकदम से बौखला जाता है और वो ऑर्डर देता है कि जो भी मेरे सोने को चुराना चाहता है उसे मार दो। इस जगह पर कैमलिया भी अपने प्लेन को लेकर आ जाती है। अब लैरिस के आदमी पैसेंजर प्लेन में रखा सोना कैमलिया के प्लेन में शिफ्ट करके ज़ुरिक के लिए निकलने की सोचते हैं। इस पर कैमलिया कहती है कि मेरा प्लेन इतने सारे वजन को नहीं संभाल पाएगा, पर लैरिस के आदमी कहाँ मानने वाले थे। वो सारा सोना दूसरे प्लेन में शिफ्ट कर देते हैं और एबी, मैग्नस, मेजुन और साइरस को उसमें बैठने को कहते हैं। कैमलिया प्लेन को उड़ाने के दौरान जानबूझकर प्लेन को एक तरफ झुका रही होती है। वो कहती है कि सोने की वजह से वजन से प्लेन में संतुलन बिगड़ रहा है, जबकि ये उसने खुद किया था ताकि इन्होंने जो परत प्लेन पर रडार से बचने के लिए लगाई थी वो थोड़ी सी उठ जाए और इनका प्लेन रडार में दिखने लग जाता है। यहाँ हॉक्सली ये जानते हुए कि अभी एबी प्लेन में मौजूद है, वो प्लेन को मार गिराने का ऑर्डर दे देता है। वो कहता है कि ये एक टेररिस्ट प्लेन है। अब एयरफोर्स कैमिला से प्लेन लैंड करवाने के लिए बोल देता है, नहीं तो वो उस पर हमला कर देंगे। लैरिस के आदमी कैमिला से कहते हैं कि उन्हें कोई जवाब न देना, नहीं तो हम तुम्हें मार डालेंगे। इस पर कैमिलिया प्लेन की एलईडी पर एयरफोर्स को एक मैसेज दिखाती है जिसमें लिखा हुआ था कि इस प्लेन में सिविलियंस और प्लेन को हाईजैक कर दिया गया है। ये देखकर एयरफोर्स अपना रास्ता बदल लेती है। उधर लेवियथन और लैरिस सोने के पहुंचने का इंतजार कर रहे होते हैं और फिर प्लेन में किसी तरह साइरस और एबी 2 और लोगों को मार गिराते हैं, पर उनमें से कैमिला को घायल कर देता है जिस कारण वो प्लेन नहीं उड़ा पाती। तो इस प्लेन को एबी और साइरस आखिरी आदमी को मारने के बाद संभालते हैं। फिर ये लोग किसी तरह लैरिस की प्रॉपर्टी पर लैंड करते हैं जहां लैरिस के आदमी उन्हें पकड़ लेते हैं और प्लेन पर जिसने कैमिला को घायल किया था वो जिंदा था। तो वो लैरिस से बता देता है कि इनमें से कोई एक इंटरपोल से है। अब ये सुनकर लेविथन लैरिस से कहती है कि इसमें इंटरपोल शामिल हो गई है तो मुझे तुमसे ये सौदा नहीं करना। इतना कहकर वो जाने लगती है तो लैरिस तो लेविथन को गोली मार देता है। फिर वो पूछता है कि तुम सब में से कौन है इंटरपोल से। इस पर साइरस झूठ बोल देता है कि मैं हूं इंटरपोल ऑफिसर, उसने ये एबी की जान बचाने के लिए किया था। अब लैरिस उसे गोली मारने वाला था तभी वहां पर पुलिस और हॉक्सली आ जाते हैं, जिन्हें देखकर लैरिस बोलता है कि ये लोग मेरी प्रॉपर्टी पर इस सोने की डील को कर रहे थे, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। इन्हें जल्द से जल्द लेकर जाओ और मेरी प्रॉपर्टी खाली करवाओ। अब यहाँ साइरस ने प्लेन में N8 के डिवाइस की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके प्लेन में कई सारे छोटे कैमरास लगाए हुए थे और प्लेन में मौजूद एलईडी स्क्रीन पर वो पुलिस को कुछ देर पहले का वीडियो दिखाता है जिसमें साफ साफ लैरिस लेविथन को गोली मार रहा था। ये देखकर पुलिस लैरिस को अरेस्ट कर लेती है। अब एबी को भी पता चल गया था कि हॉक्सली ने ये जानते हुए कि प्लेन में वो मौजूद है, उसने एयरफोर्स को प्लेन पर हमला करने का आदेश दिया। वहीं दूसरी तरफ मौत को सामने देखकर साइरस उसको बचाने के लिए खुद सामने आ गया। एबी हॉक्सली को एक जोरदार थप्पड़ मारती है और इंटरपोल को छोड़ने का फैसला कर लेती है। फिर वो साइरस के पास जाकर उसकी टीम में शामिल होने की बात करती है। अब साइरस उसे प्यार करता था तो वो भला उसे मना कैसे करता। फिर ये लोग एक जगह पर जाकर मिलते हैं जहां कहानी के असली पत्ते खुलते हैं। असल में ल्यूक ने प्लेन में आने से इसलिए मना किया था क्योंकि उसे साइरस ने ही सब कुछ नीचे रहकर मॉनिटर करने को कहा था। असल में इन्होंने प्लेन में नकली सोना भी चढ़ा दिया था। फिर मैग्नस ने उस नकली सोने को असली सोने की जगह पर रख दिया। बात करें असली सोने की तो वो मैग्नस ने प्लेन से नीचे गिरा दिया और इसी को मॉनिटर और ट्रैक करने का काम उसने ल्यूक को दिया था जो कि समुद्र के अंदर था। साइरस एक बटन दबाकर उस सोने को बाहर निकालता है। हॉक्सली उधर नकली सोना देखकर एकदम से बौखला जाता है। फिर वो कुछ नहीं कर पाता। एबी भी यहाँ पर साइरस के दिमाग की दाद देती है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये चोरी दोस्तों यहाँ पर खत्म होती है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखिए अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।